देश के बदलते पॉलिटिकल माहौल में आए दिन कुछ ऐसी खबरें मिल जाती हैं जो लोगों को हैरान करके रख देती है। बिल्डिंग डेमोलिशन की खबरें इन्हीं सब के बीच में बड़ी आम बात हो गई है। अब हम चाहे इलीगल प्रॉपर्टीज की डेमोलिशन की बात करें या फिर शाही ईदगाह मस्जिद को रिमूव करने की मांग, आज के पॉलिटिकल माहौल में रिलीजन एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और ऐसे 2 केसेस इलाहाबाद हाई कोर्ट में देखने को मिले हैं, जिसमें से एक सीधा अब सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा है, जहां सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने उल्टा यूपी गवर्नमेंट पर ही सवाल खड़े किए हैं। जहां अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ दिनों पहले ही ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा रोकने की मुस्लिम साइड की प्ली को डिसमिस करके उन्हें एक बड़ा झटका दिया था, वहीं वक्त नहीं लगा जब वापस से मुस्लिम साइड अब शाही ईदगाह मस्जिद को बचाने में तैयार दिखी है। जैसे कि आपको मालूम होगा ही कि हिंदुओं द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि पर बनाई हुई है और उसे वहां से हटवा देना चाहिए। इस मामले में सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मयंक कुमार जैन ने पिछली हेयरिंग में हिंदुओं द्वारा एक एडवोकेट कमीशन की मांग को एक्सेप्ट करके मुस्लिम साइड को एक बड़ा झटका दिया था। पर हार नहीं मानते हुए मुस्लिम साइड भी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, ये क्लेम करते हुए दैट कोर्ट कैन नॉट बी मेड अ टूल टू कलेक्ट एविडेंस फॉर। और इसी एडवोकेट कमीशन की फॉर्मेशन पर जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने स्टे लगा दिया था। गुरुवार की हियरिंग में मुस्लिम साइड की ओर से मौजूद होकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट तस्नीम अहमदी ने जस्टिस मयंक जैन के सामने अपनी सबमिशन पेश करते हुए हिंदू साइड पर उंगलियां उठाई हैं कि उनकी शाही ईदगाह को रिमूव करने की प्ली बिल्कुल भी सही नहीं है और इलीगल है। जी हाँ, आपने सही सुना। हिंदू साइड का क्लेम है कि शाही ईदगाह मस्जिद एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई है और उसी स्थान पर कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी के तहत वे उधर से मस्जिद हटवाना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि शाही ईदगाह मस्जिद 16th सेंचुरी से वहां पर मौजूद है और हिंदू साइड से ऐसा कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं शो किया गया जो ये दिखा सके कि एक मंदिर को तोड़कर ही वहां पर मस्जिद बनाया गया है। इसी के ऊपर से कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जमीन को लेकर बहुत झगड़े हुए थे, जिसके बाद वे एक कॉम्प्रोमाइज पर आ पहुंचे थे इन अक्टूबर 12, 1968। और इसी कॉम्प्रोमाइज पर जोर देते हुए सीनियर एडवोकेट अहमदी ने कहा कि इसी कॉम्प्रोमाइज को एक सिविल सूट द्वारा 1974 में भी अपहेल्ड किया गया था। आपको बता दें कि किसी भी कॉम्प्रोमाइज को चैलेंज करने के लिए 3 साल का टाइम लिमिटेशन होता है। हालांकि हिंदू साइड ने इस कॉम्प्रोमाइज को 2020 में चैलेंज किया था, जो कि लिमिटेशन के हिसाब से गलत है। सिर्फ यही नहीं, एडवोकेट अहमदी ने तो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पर भी सवाल उठा दिया है, ये कहते हुए कि जब सवाल एक वक्फ प्रॉपर्टी का है तो भला एक सिविल कोर्ट इस मामले को कैसे सुन रही है। And stated, in this way a question dispute has been raised on Waqf property and thus provisions of Waqf Act will apply, and as such it is the Waqf tribunal which has the jurisdiction to hear the matter and not a civil court like the present one। आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट अहमदी इधर रुके नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि मान लेते हैं कि मस्जिद 1969 में बना है कॉम्प्रोमाइज के बाद, हालांकि उसके तहत भी पिटिशनर्स इस केस में प्ली फाइल नहीं कर सकते लिमिटेशन एक्ट की वजह से। And stated, even if it is assumed that the mosque was built in 1969 after the compromise, even then the suit cannot be filed as it would be barred by the Limitation Act over 50 years of delay। सिर्फ यही नहीं, एडवोकेट अहमदी ने ये भी ऐड करते हुए कहा that the plaintiff admits the possession of the management of the mosque, however since the suit is for a declaration without seeking the consequential relief of possession, it was barred by the proviso to section 34 of the Specific Reliefs Act। आपको बता दें कि इस केस की लास्ट हियरिंग में सीनियर एडवोकेट अहमदी ने ये पॉइंट तो उठाया ही था कि हिंदुओं द्वारा ये टाइटल सूट तो साफ साफ गलत है और 2 लॉज को वायलेट भी करता है, प्रोविजंस ऑफ वक्फ एक्ट एज वेल एज द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 which prohibits conversion of any place of worship and to provide for the maintenance of the religious character of any place of worship as it existed on August 15, 1947। और वहीं इस बात को वापस से रिपीट करते हुए सीनियर एडवोकेट अहमदी ने ऐड करते हुए कहा that in one of the suits the constitutionality of places of worship act has been challenged, however in a civil suit the wires of an act cannot be challenged। मुस्लिम साइड के आर्गुमेंट बाकी रहने की वजह से जस्टिस मयंक ने इसे 13 मार्च के लिए एडजर्न करते हुए ये मामला समाप्त किया। तो अब जहां हमें इस केस में देखने को मिला कि कैसे सीनियर एडवोकेट अहमदी ने कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन पर ही सवाल उठाया है, एक नजर उस केस पर भी डाल लेते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की मौजूदगी है, ने यूपी गवर्नमेंट पर सवाल खड़े किए हैं। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश की आबादी कई ज्यादा है, इतनी कि आए दिन सबको ना खिलाने के लिए अनाज है न रहने के लिए घर। कहने को तो बहुत आसान है कि एक आदमी को जेल में डालना अगर उसने कोई चोरी की हो,
पर कोर्ट्स के सामने मुश्किलें तब पैदा हो जाती हैं जब उसी चोर ने चोरी इसलिए की है क्योंकि उसके घर में खाने को कुछ नहीं था और पीने के लिए पानी भी नहीं। तो फिर क्या लॉ ऊपर आता है या लोगों का फंडामेंटल राइट टू बेसिक नेसेसिटी ऑफ लिविंग? ऐसे ही एक पेचीदा सा सवाल सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता के सामने आ पहुंचा। असल में मामले की शुरुआत होती है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, जब उनके सामने लखनऊ के अकबर नगर से कुछ 24 लोग अपनी गुहार लेते हुए पहुंचे थे। असल में इन 24 लोगों पर ये इल्जाम था कि इन्होंने इलीगल कमर्शियल प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट लैंड पर खड़ी की हुई है और इसी की वजह से लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी इस पूरे एरिया को डिमोलिश करने के पीछे पड़ी थी। आपको बता दें कि कहीं न कहीं ये इल्जाम भी यूपी सरकार के पीछे लगा कि इस एरिया में काफी मुस्लिम्स रहते हैं, इसलिए भी वे इस जगह को बर्बाद करना चाहती है। इस बात में अब कितनी सच्चाई है या नहीं, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। जब इस डेमोलिशन के खिलाफ 24 ऑक्यूपेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला मौजूद थे, के सामने पहुंचा, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें शॉक देते हुए इस प्ली को डिसमिस कर दिया। जिसके बाद लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इतनी तेजी से काम करते हुए 24 में से 23 घरों को बर्बाद कर दिया। हालांकि लोग थके नहीं और वापस से इस फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां उन्होंने एलडीए पर ये इल्जाम लगाया कि वे कमर्शियल बिल्डिंग्स को तोड़ने के अलावा उनके घरों को भी बर्बाद कर रही है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने पिटिशनर्स की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट शोएब आलम ने रखी और कहा, देयर आर सम शॉप्स इन द फ्रंट बट देयर आर पीपल स्टेइंग एट बैक। इन massive demolitions are going on. Houses are also being demolished. I have been instructed to say this. हालांकि इस बात का पलट जवाब देते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज, जो कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मौजूद थे, ने कहा, They put up all kinds of illegal commercial constructions on the river bank without license or permission. It is admittedly government's land. They challenged the demolition order but was unsuccessful. Then filed an appeal which was dismissed. All authorities have found that these are illegal constructions. Even they admit this. ये सब सुनकर जस्टिस खन्ना ने गुस्से में ऑर्डर देते हुए कहा, As far as commercial buildings are concerned, where notices have been given, you can proceed. But as far as houses are concerned, you give them 7 days time. उन्होंने कहा कि देश में अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट और पॉलिसीज में काफी फ्लॉज हैं और जिससे कोई भी अनजान नहीं है. And that let us be clear on housing. There is a difficulty. Our urbanization policies have flaws. Really speaking, we have not provided for economically weaker sections. Somewhere we will have to ensure. इसी के साथ साथ उन्होंने यूपी गवर्नमेंट को एक ह्यूमन अप्रोच लेने को कहा और ये भी स्टेट किया कि सरकार की गलती है अगर वे अपने लोगों को एक ढंग के घर भी प्रोवाइड नहीं कर सकते. And stated, there is a feeling on the part of the government as well. A roof over your head, a shelter is a basic right. Land, in almost all occasions, is virtually with the government. There are very few private developments. Because of this, brand prices are very high. जब ASG ने point out किया that they have encroached, especially on river beds, तो जस्टिस खन्ना ने पलटवार करते हुए कहा कि और कोई ऑप्शन नहीं है. सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि यूपी गवर्नमेंट को उन रेसिडेंट्स को मॉनिटरी रिलीफ देने की जरूरत है. इसी के साथ ये मामला समाप्त हुआ. अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इन दोनों केसेस में क्या डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है. टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र.